एक बार पुनः दोबारा हिंद केसरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी मुलाकात करते हैं ओचंदी गांव के एक उन्नत किसान विजयपाल जी की, जिन्होंने आप देखेंगे कैमरा घुमा के पीछे ये पॉली हाउस इन्होंने 2016 में लागू किया। और आज इस पॉली हाउस की हालत ये है कि एक नेचुरल क्लामिटी से इसकी छत उखड़ गई और इनके लाखों का कमाया इनका जो एग्रीकल्चर सेटअप था वो एकदम से बर्बाद हो गया। तो आइए विजयपाल जी से पूछते हैं क्या है किसान की दिल्ली में वेदना। हाँ जी विजयपाल जी, आपका स्वागत है। जी आप धन्यवाद। आपने ये पॉली हाउस जी ये किस साल शुरू किया? ये मैंने 2016 में शुरू किया था जी। उसमें सितंबर मंथ में। तो इस पे कितनी लागत आई थी? इस पे आई थी जी 60,56,000 रुपये की। 60,56,000। ये जरबेरा क्रॉप लगाई थी मैंने इसमें। जी जी। और NHB से एडिड करा के जब ये लगवाया था। हाँ हाँ। तो इसके ऊपर सरकार की वो थी, भारत सरकार की, हाँ हाँ। कि भाई इसके ऊपर 50% की सब्सिडी देंगे। हाँ हाँ। तो उन्होंने सब्सिडी दी भी। हाँ हाँ। बाद में साल भर के बाद। लेकिन ये 2016 में जब मैंने लगवाया, बड़ी तमन्ना से, बड़ी खुशियाँ थी परिवार में, सब जगह हंसता खेलता सब कुछ था। तो ये 2016 में ही जब क्रॉप चालू हुई, 11वां महीना था, उसी दिन भारत सरकार द्वारा नोटबंदी कर दी गई। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने इस बैंक से इसको फाइनेंस कराया जी, तो इस टाइम पे दिल्ली सरकार का इसमें क्या योगदान था? दिल्ली सरकार का इसमें कोई भी योगदान नहीं था जी उस समय। क्योंकि केंद्र से 50% सब्सिडी हाँ जी, हर उस राज्य को दी जाती है हाँ जो बागवानी को अपनी को उन्नत करना चाहता है, किसान की आय दोगुनी के कंसेप्ट पे काम करना चाहता है। तमिलनाडु में ये सहायता 40% है, समीप के हरियाणा में ये 15% है और दिल्ली में लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये 0 है। तो जब आपने ये पॉली हाउस किया तो पहले आपने फूल की खेती पे प्रयोग किया? जरबेरा फूल लगाया मैंने इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो फसल ने आपका धोखा दिया? नहीं, साथ फसल दिया? बहुत बढ़िया आई जी, फसल बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन उसका फूल का रेट नहीं मिला नोटबंदी की वजह से, जिसके ऊपर हमारे ऊपर मार पड़ गई करड़ी, बहुत कठिन मार पड़ी है, जिसमें हमारा जो फूल है उसकी कोई बिक्री नहीं हुई। पूरा सीजन ऐसे ही निकल गया। तो आपके जो ये व्यवसाय है जो आपका पॉली हाउस का, इसमें कितने आदमी घर के योगदान देते हैं? इसमें पूरा परिवार 4-5 आदमी तो घर के लगे रहते हैं जी जी जी। कुछ 1-2 मजदूर भी यहाँ सेटअप किया हुआ था। जी जी जी। लेकिन वो सारा का सारा सब कुछ लॉस में ही गया उस साल। वो 2 साल तक हमारा कुछ भी नहीं चल पाया इस पॉली हाउस में, क्यों मार्केट में लग्जरी आइटम के लिए पैसा नहीं था। तो उसमें हमारा टोटल 3-3.5 लाख की बिक्री हुई है। और ये मई 2018 में, 18-19 मई को आंधी आई थी, वो पूरी सीट को उखाड़ ले गई। दिल्ली में फसल बीमा योजना लागू नहीं थी। हमने विभाग से पूछा, भाई को हॉर्टिकल्चर विभाग से, कि भाई कहाँ पर बीमा कराए। तो हॉर्टिकल्चर विभाग कहता है भाई हमें नहीं पता इसका बीमा कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अब हमारे अंदर इतनी पैसा नहीं था हमारे पास जो हम इसका पुनरुद्धार करा सकें। ये अपने दर्शकों को हम बता दें, जो PM क्रॉप इंश्योरेंस है, जिसकी मेरिट और जिसके गुण दोष पे सारे देश में चर्चाएं होती हैं, उनमें कितना घोटाला है, कितना किसानों को लाभ होता है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली प्रदेश के आज 94 गाँव में, जहाँ पे आज 75,000 एकड़ यहाँ पे कृषि खेती होती है, यहाँ PM क्रॉप इंश्योरेंस के नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंश्योरेंस जहाँ इसके लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें खाली केंद्र की सब्सिडी थी, तो उसमें आज तक इन किसानों को ये नहीं पता लगा कि भाई इसका इंश्योरेंस पॉली हाउस का किस कंपनी ने किया है। बागवानी विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। तो इसी बिना किसी सहायता के आज इसमें कितनी लागत है आपकी? अगर इसको ठीक कराएं इसको ठीक कराएं तो कम से कम 6 से 7 लाख तक की लागत है जी इसमें। और बैंक का भी आपको कितना चुकाना है एग्जैक्ट अमाउंट? बैंक का एग्जैक्ट अमाउंट मान के चलो 17-18 लाख रुपए। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप आज इस हालत में नहीं है? नहीं जी, मैं बिल्कुल कोई भी किसी भी हालत में नहीं हूँ। मैं लोन अभी चुकता कर ही नहीं सकता, मझदार में हाँ मझदार में है ये। क्यों इसमें कोई क्रॉप तो हो ही नहीं रही। अब पीछे इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम किया था, वो फिर ये लॉकडाउन की वजह से उसमें सारा सब कुछ यहीं खेतों में बाहर फेंकना पड़ा। उसकी मंडी में बिक्री नहीं थी। पहली मार हमारे किसान पे वो पड़ी कि जब इसकी छत नेचुरल क्लाइमेट से उड़ी तो इसका कोई इंश्योरेंस का प्रावधान दिल्ली में नहीं है, जिसकी आज तक ये भरपाई नहीं कर पाए। ना किसी बैंक ने इसके लिए दोबारा छत बनाने के लिए कोई सहायता दी। उल्टी इन पे
NI एक्ट के तहत इनके कस्टोडियन चेक को गलत तरीके से उपयोग करके इनको कोर्ट में उन्होंने खींचने की कोशिश की, जबकि इनके पिताजी के नाम पे ज़मीन है और इनको गलत तरीके से नोटिस किया गया। दूसरी मार इन पे जब पड़ी, जब ये कौन से फूल की खेती आपने की? जलबेरा फूल की खेती। जलबेरा फूल की खेती जब इनको रात को तैयार थी तो उसी रात क्या घोषणा हुई? उसी रात भारत सरकार ने नोटबंदी कर दी। मोदी जी की उसी टाइम घोषणा हुई कि आज से जितने भी ये नोट हैं, पुराने नोट हैं, वो इलीगल हैं और ये नोटबंदी लागू है। उसी टाइम पे आपको कैसे पता लगा? किसका फ़ोन आया? आड़ती का फ़ोन आया गाजीपुर मंडी से, जहाँ हमारे को उसने बताया था स्टिक भाई 6 से 7 रुपये एक फूल का रेट है। तो उसका फ़ोन आ गया जस्ट के भाई ये फूल नहीं है तुम्हारा, ठन्नी का भी है ना, और लेके आओ या मत लेके आओ। तो वो फूल जब कोई डिमांड ही नहीं है तो बेकार में वहाँ तक पहले छतुड़ी और जो सरकार के रूप में, मार्केट के रूप में संरक्षण था, वो भी डिमोनेटाइजेशन से आपके सर से वो भी साया चला गया। बिल्कुल चला और गया। किसान बेसहारा हो गया। हाँ जी। दिल्ली सरकार का बागवानी का किसान किसके भरोसे है? उसी दौरान हमारे जो अधिवक्ता साथी किसान भी हैं, उन्होंने अपने मित्र के लिए सभी संबंधित विभागों में अपने आंकड़े खंगाले और एक भयानक तस्वीर दिल्ली के सामने आई। तो मैं जानना चाहूँगा, आपने अपने जो इसमें पता किया कि भाई बागवानी जो राज्य कृषि विकास बोर्ड है, उसमें एक हैरत अंगेज आंकड़ा ये आया है कि 34 लाख रुपए की जी, जबकि 94 गाँव हैं, इसमें ये 20-30 रुपये भी नहीं आते। तो कृषि के लिए क्या समावेश है और कृषि के लिए क्या मदद के लिए आपने पाया? दिल्ली के किसानों के लिए जो हमारे पास उन्होंने जो जवाब दिया है किसानों के लिए, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे इन्होंने, आपने RTI भी डाली होंगी, जगह जगह डाली है। तो RTI से क्या क्या हैरत अंगेज चीज़ें निकल के आई? एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते रहे, जवाब किसी ने कुछ नहीं दिया। जवाब का मतलब अपनी जिम्मेवारी से बचते रहे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे 34 लाख रुपए की आप एक RTI का जवाब था कि 34 लाख रुपए की मदद से भी 10 लाख रुपए वापस सरकार ने केंद्र सरकार को लौटा दिए। यहाँ प्रशिक्षण के नाम पे भी औचंदी में कैंप लगाए गए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई ऐसा प्रशिक्षण या इनको कोई ऐसा स्किल वो भी नहीं दी गई। तो क्या लगता है आपको? वो RKVY योजना थी भारत सरकार की। हाँ जी। 34 लाख रुपए उन्होंने दिल्ली सरकार को प्रोवाइड कराए कि फार्मर को देने के लिए, लेकिन इन्होंने वो पैसा 2009 और 2010 में किसानों को ना दे के वापिस भारत सरकार को दे दिया कि भाई हमारे पास इस चीज़ की एलिजिबिलिटी है नहीं। भाई एलिजिबिलिटी नहीं है तो ये डिपार्टमेंट जॉइंट डायरेक्टर का किस काम के लिए बैठा है? विजयपाल जी, मेरा एक सवाल है, पूरे संशय बना हुआ देश में, क्या दिल्ली में कृषि का दर्जा बरकरार है या नहीं है? हमने ये पूछा था जी, हाँ जी, कि भाई जॉइंट डायरेक्टर से पूछा था कि दिल्ली में कृषि का दर्जा, वो कह रहे भाई हमें ही नहीं पता दिल्ली को कृषि का दर्जा है या नहीं है। क्या कृषि के अधिकारी दिल्ली में बैठते हैं? दिल्ली में बैठते हैं जी, ITO मुख्यालय है, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, ये सभी विभाग यथावत हैं। हाँ, वहीं बैठते हैं जी। देखिए, जिन ISO की, जिन राजपत्रित अधिकारियों की, जिन साइंटिस्टों की, जिन एडवाइजरों की, जिन इवेंट मैनेजमेंट की, जिस दिल्ली सरकार के विज्ञापन के लिए पर्याप्त पैसा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके ऑफिसेज के लिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कृषि का दर्जा ख़त्म और फाइलों में ये कृषि प्रधान आज राज्य है। तो ये स्थिति आपने जो पाई यहाँ पे, तो इस वक्त जब आपके पास कोई मदद नहीं पहुँच रही कहीं से भी, तो आप इस स्थिति से निकलने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे जी, रास्ता तो कोई समझ आ ही नहीं रहा। आपने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, क्योंकि हमारे मोदी जी के दावे हैं कि हम आय दोगुनी कर देंगे, और आय दोगुनी का ये इजराइल और विदेशी टेक्निक से, जैसे पॉली हाउस थे, टेम्परेचर मेंटेन रहते थे, तो इसमें आप बगैर बीमारी के अच्छी पैदावार ले सकते थे, फसलों की, फूलों की, जिसमें आय दोगुनी का एक रास्ता खुलता था। हाँ जी। लेकिन अगर कहीं भी किसान को किसी प्राकृतिक चोट से कोई उसका प्रोग्रेस रुक जाए तो कोई स्टार्टअप ही नहीं है आज किसी में, ना दिल्ली सरकार के पास, न किसी विभाग के पास। तो इस स्थिति में आपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से कभी कोई लिखित में गुहार की? लिखित में की है जी, प्रधानमंत्री महोदय को लिखा गया, भाई हम ऐसे ऐसे घिर चुके हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय आत्महत्या के। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि भाई उन्होंने वो जॉइंट सेक्रेटरी को, कृषि भवन को लिख दिया, जॉइंट सेक्रेटरी का लेटर आया कि भाई हम आपको सब्सिडी 50% प्रोवाइड करा चुके हैं और आप दिल्ली सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिले। तो हम दिल्ली सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में मिले, विकास मंत्री गोपाल राय जी को 2-3 बार इंटीमेट किया,
गोपाल राय जी ने जो डीसी महोदय हमारी विकास विभाग की डीसी है, उनको वो किया कि भाई फार्मर को समझो। क्या कहीं सकारात्मक कोई मदद नहीं, कोई भी मदद नहीं मिली। सभी ने हाथ खड़े किए हैं जी, बिल्कुल। वकील साहब, एक ज्वलंत क्वेश्चन ये आया कि 138 के NI एक्ट चेक बाउंस के, जी जब किसान किसी से अपनी ज़रूरत का पैसा लेता है, मैं आपसे दोबारा आपके पास आता हूँ, अगर आपको 5 लाख की कहीं से मदद मिल जाए आपके इसको स्टार्टअप के लिए, तो क्या आप इस पूंजी को चुकाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल पूंजी सारी चुकाएंगे जी। हम चाहे 4, 5, 6 साल में चुकाएं, जब भी हमारा ये ठीक ठाक आ जाएगा। हमारा कोई इरादा बेईमानी करने का नहीं है। ये हमारे किसान की स्थिति, वो किसी का कर्जा नहीं लेना चाहता, किसी का कर्जा नहीं रखना चाहता, वो आत्मनिर्भर किसान तो बनना चाहता है लेकिन कर्जवान किसान बनना नहीं चाहता। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगवा के सरकार पीछे हट रही है, दिल्ली में कितने पॉली हाउस इस तरह के हैं? मेरी समझ में 3 पॉली हाउसेज हैं जो आपकी जानकारी में है। हाँ जी। लेकिन एक आंकड़े के हिसाब से दिल्ली में आज 22-23 जगह पॉली हाउसेज हैं। अलीपुर की तरफ काफ़ी मात्रा में हैं, कहीं मशरूम होता है, कहीं अलग अलग खेती होती है, और इनका एसोसिएशन भी है। सरकार में बैठे जो नीतिकार हैं, जो वित्तीय मदद के लिए और जो कोविड में जिन्होंने सब्जियां आपके दरवाजे तक पहुंचाई, आपका अन्न आपकी टेबल तक पहुंचाया, उनसे एक बड़ा सवाल है। आज ये किसान इस स्थिति में है कि आत्महत्या की मांग कर रहा है, लेकिन हमारा चैनल इनको सुझाव देगा आत्महत्या किसी चीज़ का हल नहीं है। सरकार इनकी मांग पे पुनः सोचे और इनको तुरंत एक आर्थिक मदद 5 लाख रुपए की पहुंचाए। और जो इस दौरान जो फल की, सब्जी की जो मंडी कोविड के दौरान प्रभावित हुई, तो इस फसल को अगर आपने किसी तरह उठाना है, तो जैसे हरियाणा में जहाँ कोल्ड स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए जिस तरह से यंत्रों पे सब्सिडी के लिए वहाँ मदद होती है, यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ किसी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, या आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह आपके इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह आपको तुरंत मिल जाता है। नहीं। वो साल भर में एक वो जल बोर्ड से परमिशन, वो कोई क्राइटेरिया बना दिया लंबा चौड़ा। अब पूरे साल भर में एक मीटिंग नहीं करते हुए, मीटिंग की में जब तक फाइल पुट नहीं होगी सफ़ेद हाथी बन के रहेगा। और इसी तरह से जब किसान पे इल्ज़ाम लगते गए कि ये पराली जलाते हैं, तो दिल्ली में किसने शिकायतों की किसानों की पाई थी? ऑफिशियल डाटा आपके RTI के अनुसार मैंने बहुत लिखा है जी। मैं लिखता हूँ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को, तो वो भेज देती है इसके एनवायरनमेंट को ITO पे, ये बस अड्डा, और ITO वाले भेज देते हैं वापस DPCC को। मेरे पास लिखित आंकड़े हैं। आप ये देखिएगा कि यहाँ पे कुल 12 कंप्लेंट यहाँ पे आई हैं। 1200 रुपये प्रति एकड़ के लिए घोषणा हुई कि आप इसको पराली से इथेनॉल बनाने के लिए। आज 1400 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास है। 3500 रुपये में पराली किसान की बचती है। तो किसान को बदनाम तो किया गया, किसान तक कोई आर्थिक मदद नहीं पहुँची। 20,000 लाख करोड़ की जो एक पैकेज की बात हुई है किसानों के लिए, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने पहुंचाया है, उसमें से अगर एक 60 लाख के प्रोजेक्ट पे 5 लाख छत रिपेयर करने के लिए ना राज्य सरकार दे पा रही है, ना आपकी केंद्र सरकार दे पा रही है। जैसे आपने और पॉली हाउसों का बताया, इसी दौरान और पॉली हाउसों की भी छत भी उखड़ी होगी जी, क्या उनको कोई मदद मिली है? हरियाणा में मदद देती है हरियाणा सरकार, बहुत अच्छी बात है। वो इसका वो पढ़ने लेकिन दिल्ली में क्या किसान को कोई मदद नहीं मिलती? कोई किसान को कोई मान ही नहीं रहा दिल्ली में। तो दिल्ली में कोई कुछ मान ही नहीं रहा जी। ये ज्वाइंट डायरेक्टर ही नहीं मान रहा। हरियाणा का एग्जाम, हरियाणा का ये है, हरियाणा सरकार 3-4 साल के बाद फार्मर को दोबारा से रिपेयरिंग के लिए 50% की सब्सिडी देती है। तो और वहाँ के किसानों का बीमा भी बढ़िया तरीके से होता है। ये चीज़ें बगैर बीमे के कामयाब है ही नहीं। सुरक्षा चक्कर है ही नहीं। फार्मर इतना पैसा अपनी जेब से हर साल नहीं लगा सकता। स्पीड आंधी की 100, 108, 110 तक की स्पीड झेल सकता है। स्पीड इससे 120-30 की आ गई तो फट जाता है। अब हर साल 4-5 लाख रुपए कौन फार्मर नहीं लगा सकता, जब तक इसका बीमा सुनिश्चित नहीं होता। तो दिल्ली सरकार विज्ञापन पे राशि खर्च कर सकती है, फसल बीमा पे कोई उनका प्रावधान नहीं है। बीच में कोई स्टार्टअप, कोई दुर्घटना हो जाती है, उस पर किसान को कोई सहायता नहीं है। और जो कोविड के दौरान जो आपकी मदद कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो सब्जी वाला हुआ, दूध वाला हुआ, या जो कम समय के लिए जो स्टोरेज रखी जा सकती हैं वो फसलें हुई।
क्या कोई सीधी मदद आपको पहुंची है? कोई मदद नहीं पहुंची अभी, ये और पहुंचने की उम्मीद भी नहीं है, चाहे 1 लाख करोड़ रुपए रखो, चाहे 20 लाख करोड़ लेकिन रुपए मोदी रखो। जी तो बार बार कह रहे हैं मैं किसान के साथ हूँ, आय दोगुनी करूंगा। वो है, लेकिन जो भी है, ये जो बीच में जो ब्यूरोक्रेट है ना, ये नीचे तक कोई भी पैसा फार्मर तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। पहुंचा भी रहे हैं तो 2-4 चमचे जो फार्मर होते हैं ना, कौन सा पैसा है जो केंद्र का, जो राज्य सरकार दबाए बैठी है? राज्य सरकार पैसा ही वो ले रही है, दिल्ली सरकार तो, जिसमें इनके अफसरों को मिलती है मड़ाई। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, फार्मर के पास पानी की कमी है, पानी का वैसे रोना रो रही है दिल्ली में। हाँ, ड्रिप इरिगेशन जो वो कृषि सिंचाई योजना, उसमें 40% भारत सरकार देती है, 10% राज्य सरकार ने देना है, 50% फार्मर का लगना है। अब इसमें दिल्ली सरकार का देना है 10%, तो इस योजना को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे वो। तो केजरीवाल के लिए बड़ी चौंकाने वाली वो आज यहाँ पे खुलासा हो रहा है। केंद्र की जितनी योजनाएं, जितने वित्तीय उनके लाभ यहाँ तक पहुँचने चाहिए दिल्ली में, ना तो उन योजनाओं के लिए कोई तंत्र है, ना यहाँ पे जैसे जो जल्दी ख़राब होती हैं। यही केजरीवाल थे जिन्होंने कोविड के दौरान कहा था कि मैं राशन नहीं रुकने दूंगा, मैं फल सब्जियाँ नहीं रुकने दूंगा। आज फल सब्जियाँ उनकी रातों रात रुकी भी हैं और किसान बर्बाद हो गया है। तो ये केजरीवाल सरकार पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि जब केंद्र से पैसा आ रहा है, अन्य राज्यों में ये स्कीम लागू है, तो क्यों दिल्ली के किसान को आज सब कुछ छोड़ के इच्छा मृत्यु के लिए आपके बीच खड़ा होना पड़ रहा है? तो इसी एक बड़े प्रश्न के साथ कि केंद्र की कुछ योजनाएं जो अन्य राज्यों में लागू है, लेकिन दिल्ली में खाली उसके विज्ञापनों पे खर्च होता है, ना बागवानी का कोई पैसा पहुंचता, ना इंश्योरेंस का कोई पैसा पहुंचता, ना इनकी फलों की और फूलों के लिए कोई यहाँ पे, जबकि होना ये चाहिए कि दिल्ली का देहात क्षेत्र, दिल्ली के आबादी क्षेत्र के नज़दीक होने के कारण यहाँ सब्जियों में अपार संभावना है। यहाँ जो कैरेज ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, वो अन्य राज्यों से सस्ती पड़ सकती है। और जो दिल्ली को आज खाद्यान्न में जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान जिसने अपना सब कुछ लगा दिया, आज वो इच्छा मृत्यु के लिए खड़ा है। तो किसी भी किसान हितैषी दावा करने वाले सीएम के लिए एक बड़ी शर्मनाक स्थिति यहाँ पे नज़र आई।